कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल नंबर 22 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 22 वर्तमान में करंट अफेयर्स में बहुत अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। एक कोविड-19 केस के कारण और दूसरा जो आतंकवादी गतिविधियों पर बहुत अधिक शिकंजा कसने की कोशिश वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जो पहला 1967 का जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट था 1967 का, उसमें कुछ चेंजेस किए और ये दो गतिविधियों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। तो आप आर्टिकल 22 जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मतलब यहाँ पर यह है कि गिरफ्तारी दो प्रकार की रहती है। आपको मैं पहले बता दूं, दो प्रकार की गिरफ्तारी रहती है। एक गिरफ्तारी रहती है कि आपने कोई गुनाह किया है और उस गुनाह के किए जाने के कारण, अर्थात आपने कोई विधि थी, कोई कानून था, उस कानून का आपने उल्लंघन किया और उस उल्लंघन के कारण आपको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया। तो मतलब ये गिरफ्तारी किसी कृत्य के किए जाने के कारण है। और एक रहता है डिटेंशन, जिसे हम हिंदी में निरोध कहते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। ये रहता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार के गुनाह किए जाने की संभावना है, उसके पूर्व के लेखा जोखा के कारण, पूर्व की उसकी हिस्ट्री के कारण ऐसी संभावना है कि वो वर्तमान में कोई ऐसी घटना कर सकता है, भविष्य में ऐसी घटना कर सकता है जिसके कारण समाज का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो प्रदूषित हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को वो कृत्य करने से बचाने के लिए, ताकि समाज किसी प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी को झेले, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। उस प्रकार की गिरफ्तारी को कहा जाता है निवारक निरोध। अब ये निवारक निरोध जो है, जो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अच्छी नहीं मानी जाती। लोकतंत्र में अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि भैया लोकतंत्र में जनता का शासन रहता है और जनता जो बोलेगी, जनता जो कहेगी, वही कहीं ना कहीं सरकार को करना पड़ता है, क्योंकि हर 5 साल में सरकार क्या होती है, बदलती है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। इसलिए जो निवारक निरोध है उसे लोकतंत्र में माना नहीं जाता है और प्राय जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर निवारक निरोध कानूनों को नहीं रखा गया। पर भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी कंडीशन को ध्यान में रखकर निवारक निरोध जैसे कानूनों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये सही भी रहा। कहीं कहीं जगह पर इसका गैर यूज भी हुआ, परंतु भारत एक बनता हुआ राष्ट्र था और बनते हुए राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है कि वो उन कठिनाइयों को दूर करे कानूनों के माध्यम से जो भविष्य में आ सकती है। क्योंकि ऐसे कई सारे राज्यों के बारे में देखा गया जो उपनिवेशवाद के बाद में आजाद हुए, परंतु वो लोकतंत्र को स्थापित करने में असफल हुए, क्योंकि कई सारी आवाजें थी जो लगातार उस लोकतंत्र को अस्थिर बनाने में जुड़ी पड़ी थी। कई सारे देश थे, भारत उनमें से शामिल देश नहीं है। 70 साल से भारत चल रहा है और लगातार धूमधाम के साथ में अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। तो मतलब आर्टिकल 22 को जोड़ा जाना कहीं अलोकतांत्रिक नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाए जाने के लिए किया जाने वाला एक प्रयत्न था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गिरफ्तारी दो प्रकार की रहती है। इसमें आपको 7 बातें दिखाई देंगी। ये आर्टिकल जो है उसमें 7 बातें हैं। इसमें से 1 से लेकर 3 तक के सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति विशेष विधि जो निवारक निरोध से संबंध में बनाई गई उससे संरक्षण के बारे में बात करता है। मतलब यह कि आप अगर कभी कोई कानून को उल्लंघन करते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो गिरफ्तार किए जाने से पहले पहली बात यह है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसके विषय में पुलिस बताएंगी। इसके विषय में आपको पुलिस बताएंगी। पुलिस बताने के बाद में 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर आपको वकील दिया जाएगा, ताकि आप अपनी बातों को जज के सामने में प्रस्तुत 24 घंटे में कर सके। और 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहा जाता है निवारक निरोध, सामान्य गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मतलब ये इसलिए क्योंकि दो प्रकार की गिरफ्तारी रहती है, एक न्यायिक गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत। जब एफआईआर दर्ज होती है और दर्ज होने के बाद में जो गिरफ्तारी उसे कहा जाता है पुलिस हिरासत।
और पुलिस हिरासत के बाद में 24 घंटे के भीतर ये कहा गया है कि आप उस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करिए, और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने से पहले उसको गिरफ्तारी का कारण और एक वकील उपलब्ध कराइए। ये मौलिक अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 22 के तहत उस गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया। साथ में ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंटों में भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो गिरफ्तार करने के लिए आपको समय और अवधि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप उसे रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे से सोने का अधिकार, शांतिपूर्वक सोने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। अगर आप उसको रात में गिरफ्तार करोगे तो कहीं ना कहीं नींद उसकी टूटेंगी, और नींद जब टूटेंगी तो वो बोलेगा कि मेरे जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ, तो वो पहुंच जाएगा आर्टिकल 32 के तहत कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, या फिर 226 के तहत कहाँ पहुंच जाएगा, हाई कोर्ट। और वो वहां से जब रिट पिटीशन दाखिल होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मुकदमा चल जाएगा। इसलिए 5 बजे के बाद या फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कहीं पर भी आप देखोगे कि कहीं पर भी रेड मारी जाती, क्योंकि आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। इसलिए कहा जाता है जो बातें आर्टिकल 21 में छूट गई है उन बातों को थोड़ा और विस्तार के साथ में बताने की कोशिश आर्टिकल 22 में की गई। इसी के बाद में निवारक निरोध का मतलब है किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाना जब उसने कोई गुनाह किया नहीं है, परंतु गुनाह किए जाने की संभावना है। परंतु जैसे ही उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तारी का क्या बताना जरूरी है, यहाँ पर याद रखिए, गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। कारण जब बताओगे, पर ये जरूरी भी नहीं है अगर वो व्यक्ति कुख्यात किस्म का है जिसके कारण राज्य में एकता, अखंडता जो है, सुरक्षा जो है वो कम पड़ सकती है, इसलिए कारण आप बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते। दूसरी बात, उसे 24 घंटे के अंदर वकील देना जरूरी है, वकील आपको देना जरूरी है। दूसरी बात, उसे आप 90 दिनों तक के हिरासत में रख सकते हैं, और आप 90 दिनों तक के हिरासत में रखने के बाद में आपको कोर्ट के सामने पेश करना है। पर 90 दिनों के हिरासत के बाद में अगर आपको हिरासत को और अधिक बढ़ाना है तो इस समय में आपको उस कमेटी की अनुशंसा को मानना पड़ेगा, जो कमेटी संबंधित गिरफ्तारी के विषय में अनुशंसा करने वाली। अगर वो कहती है कि ये केस यहीं पर बंद हो जाना चाहिए क्योंकि आगे संबंधित व्यक्ति के संबंध में हमें कोई भी ऐसी घटना नहीं दिख रही है कि वो करेगा, तो तब उसके बाद क्या होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण देकर बताते हैं, एक केस आया था 2012-13 में, डबल मर्डर केस, आरुषि हत्याकांड। और उस आरुषि हत्याकांड में एक व्यक्ति जो था उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति को ने सामान्य विधि का उल्लंघन किया, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि उसके ऊपर जो पुलिस थी उसको शक था कि भैया ये केस में कई सारे लोग शायद लिप्त हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये भी व्यक्ति लिप्त होगा। अगर ये व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी भनक लगी कि पुलिस को इसको के ऊपर शक है तो वो पूरे जो सबूत है उसको क्या हटाने की कोशिश करेगा। तो पुलिस ने क्या किया, उसको 90 दिनों तक के हिरासत में रखा और 90 दिनों तक के उसके ऊपर जांच की। परंतु जब उसके ऊपर कोई केस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो उसको क्या करा, उसको सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा, जो वहां की जिला कोर्ट थी, उसके द्वारा क्या किया गया, उसे बरी कर दिया गया। अब ये बात ये आती है कि भैया ये कानूनों को क्यों रखा गया, कानूनों को क्यों रखा गया, भारत में क्यों रखा गया, क्योंकि हमें कोई भी देश में नहीं दिखाई देता है। इनडायरेक्टली रूप में अमेरिका में है परंतु वो कहता नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है पर कहता नहीं है, जापान में भी नहीं है पर वो कहता नहीं है, पर हमारे यहाँ पर हमने संविधान में ही लिख दिया। और जब संविधान में लिखा तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये बताना, आपको बता दूं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, और बनते हुए राष्ट्र में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी एकता, अखंडता से संबंधित विषय आते हैं जिसको बचाना बहुत जरूरी रहता है, और उस समय में राज्य के पास में शक्ति होना चाहिए। क्योंकि कानून ये कहता है, ये विधि ये कहती है, अगर माने जब तक के गुनाह नहीं होगा तब तक के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परंतु अगर उसकी मंशा हो तो ऐसे संबंध में मंशा है तो मतलब क्या है, वो आगे कर सकता है,
और राज्य को पता है कि ये कर सकता है, परंतु इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि भैया इसने भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप गिरफ्तार करें जिसकी मंशा लग रही है। इसलिए इस बात को आर्टिकल में जुड़ा। अब इस आर्टिकल का यूज करके आर्टिकल 35 के तहत कई सारे कानूनों को बनाया गया, जिसमें सबसे पहला था निवारक निरोध कानून, जो 1951 से लेकर, याद रखिएगा ये प्रश्न शायद बन जाए, शायद पूछ ले, 1951 से लेकर 1959 तक के चला। और इसी कानून के तहत एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपालन, नाम सुना होगा आपने मेरे पहले के लेक्चर में। गोपालन नामक व्यक्ति को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, और ये व्यक्ति पहुंच गया था आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निवारक निरोध कानून उचित है क्योंकि आपके द्वारा किए जाने की संभावना। अब ये कानून को जब समाप्त कर दिया गया 69 में, तो इस समय में समाप्त इसलिए किया गया था क्योंकि इसके पहले एक एक्ट जो था वो पारित कर दिया गया था जिसका नाम था अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967। इसमें अनलॉफुल मतलब जो भी गैर कानूनी वाली जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने ला दी थी 1967 में कानून, जिसको 2008 में भी संशोधित किया गया और 2019 में भी किया गया। तो 2019 में क्या किया गया मैं उसके ऊपर विषय में चर्चा करूंगा। अब जैसे ही ये कानून 69 में समाप्त हो गया, तो 69 में समाप्त किए जाने के बाद में एक और मजबूत कानून लाया गया जिसे कहा गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा भी कहा गया। क्या कहा गया, मीसा, ये नाम याद रखिएगा, मीसा। और इस कानून का बहुत अधिक उपयोग 1975 से लेकर 1977 तक के चलने वाले इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए। इसी के तहत कई सारे नेताओं को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। और इसी कानून को आगे 78 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित करके समाप्त कर दिया। इसी कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, और अधिक, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में बता रहा था, केवल जो सुरक्षा से संबंधित, परंतु जो वित्तीय कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी, उस गड़बड़ियों को भी हटाने के लिए कानून की आवश्यकता थी। तो उस समय कोफे पोसा करके एक्ट पारित किया गया, जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अर्थात मीसा का ही पूरक था, मतलब अलग नहीं था, बल्कि जहां पर मीसा कोई आपराधिक गतिविधियों से संबंधित मामले को देख रहा था, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले आते थे उन मामलों को देखने की कोशिश कर रहा था। कोफे पोसा करके एक्ट जो था, दोनों एक दूसरे से संबंधित थे। इसी के बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार हट गई और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी हट गई, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार है, उनके द्वारा 2 एक्ट पारित किए गए। जो 2 एक्ट पारित करे थे वो कोफे पोसा और मीसा की जगह पर थे, मतलब क्योंकि दोनों एक्ट को खत्म कर दिया था पहले मोरारजी देसाई सरकार है। इंदिरा गांधी आई 80 में, 1980 में पुनः आई, और आने के बाद में उन्होंने नासा, जो वर्तमान में आपने सुना इंदौर में जो अभी कोविड-19 के कारण कई सारे जो लोग थे जिन्होंने कई सारे पुलिस कर्मियों के ऊपर और जो मेडिकल स्टाफ था उनके ऊपर के आक्रमण किया, तो उन्हें एनएसए उनके ऊपर लगाया गया। ये एनएसए क्या है, ये एनएसए 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पारित किया गया एक एक्ट था, जो राज्य के कार्यों में जो भी व्यक्ति गतिविधियां जो रोकने की कोशिश करेगा उसके ऊपर क्या करेगा, अंकुश लगाने के लिए एक्ट पारित किया गया एनएसए। ये भी थोड़ा सा याद में रखिएगा एनएसए महत्व। और साथ में चोर बाजारी को रोकने के लिए, वस्तु की कीमत एकाएक बढ़ना, एकाएक कम करना, उसके लिए भी एक कानून पारित किया गया 1980 में, चोर बाजारी निवारक एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। पर सबसे खतरनाक अधिनियम रहा टाडा। ये टाडा अधिनियम बहुत अधिक फेमस रहा क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति को जानते होंगे संजय दत्त, तो इनकी गिरफ्तारी टाडा के तहत ही हुई थी। इसको उसके बाद में 1995 में समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट की खास बात यह थी कि इस एक्ट को लाया गया था 1984 के जो दंगे हुए थे, और उस दंगों में कई सारे लोग मारे गए, और इससे ही पता चल गया था कि भैया भारत के जो सिख का जो क्षेत्र है वहां पर खालिस्तान की मांग हो रही है और आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है पाकिस्तान लगातार, और इस आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। परंतु ये अंकुश तब लगेगा जब सरकार फ्रंट पे आकर काम करेंगे, क्योंकि जब तक कि विधि का उल्लंघन कोई करता नहीं तब तक गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। पर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कृत्य किए जाने की संभावना कब किए जाने की, ये वेट करने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसका
हमेशा इंट्रोगेशन किया जाए। तो उसके लिए 1985 में जो राजीव गांधी थे उनके द्वारा टाडा एक्ट लाया गया। और टाडा एक्ट की खास बात ये थी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो कारण नहीं बताना, उसको वकील देना, परंतु उसकी जो गिरफ्तारी का जो समय ड्यूरेशन रहेगा वो निश्चित नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो लगता है वो करे। तो ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने निवारक निरोध के जितने एक्ट थे उसमें सबसे खतरनाक, ज्यादा पावरफुल, जिसने पुलिस कानून की कहीं ना कहीं शुरुआत कर, इसे 1985 में शुरू किया और 95 में बंद कर दिया। इसी के बाद में टाडा तो समाप्त हो गया, क्योंकि जनता सरकार हमेशा चाह रही थी। और आपको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद में लगातार गुजराल से लेकर कई सारे लोग आए। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इस प्रकार के निवारक निरोध के पक्ष में नहीं थे, पर इसके बिना भी सरकार को चलाना कठिन हो रहा था, क्योंकि कई सारी आतंकवादी घटनाएं उस समय में भारत में चल रही थी। और इसीलिए उस समय में पोटा करके कानून लाया गया, और ये पोटा के विरोध में कई सारे लोग थे, और सरकार को लग रहा था कि ये कानून राज्यसभा से पारित नहीं हो सकता, और राज्यसभा से जब पारित नहीं हो सकता है तो मतलब सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं प्रश्न सवाल उठेंगे। इसलिए इस समय में तीसरी बैठक, सर्वदलीय बैठक आर्टिकल 108 के तहत की गई और पोटा कानून को 2002 में पारित किया गया। अब 2002 में पारित किया गया, परंतु ये भी आगे चलकर बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। अब उसके बाद में इनडायरेक्टली रूप में 1967 का जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 था वो अभी भी चल रहा था, जिसके तहत जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती थी उनको रोकने की कोशिश की गई। पर जब 2008 आया और 2008 में 26/11 हुआ, उसके बाद में अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में कई सारी धाराओं को जोड़ा गया। आपको पता है उसी के बाद में एनआईए की स्थापना हो गई। एनआईए की स्थापना के साथ में एनआईए को अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत कई सारी शक्तियों को दिया गया, और जब कई सारी शक्तियों को दिया गया तो एनआईए धीरे धीरे पावरफुल होती गई। परंतु उस एक्ट में 2-3 बात थी कि उसमें व्यक्ति को नहीं माना जाता था आतंकवादी, बल्कि संस्था को माना जाता था, और इसके कारण कई सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं छूट जाते थे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। और इस बात को यूपीए गवर्नमेंट के बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने भी एड्रेस किया, और उसके बाद में आप सभी को पता है कि कश्मीर के क्षेत्र में लगातार उग्रवादी गुटों को संभालने के लिए एनआईए को वहां पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित और बाहर से हवाला के माध्यम से पैसा बहुत अधिक आ रहा था और व्यक्ति विशेष के पास आ रहा था, और इस व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार करने की शक्ति यूपी वाला जो एक्ट था 1967 का वो नहीं दे रहा था, जिसको संशोधित किया 2008 में। तो संशोधित करके 2019 में इसमें व्यक्ति को भी आतंकवादी बताने की शक्ति दी गई और बहुत अधिक पावर दी गई। और जब ये पावर दी गई तो एनआईए की पावर बढ़ गई और किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की जांच करने की अनुमति दी। और इसके खिलाफ में पश्चिम बंगाल सरकार और केरला की सरकार आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कौन सा मूल क्षेत्राधिकार जो है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर ये मामला अटका पड़ा है, पर मैं आपको ये बता दी कि भैया 1967 का एक्ट को 2 बार अमेंड किया गया और वर्तमान में 2019 में जो अमेंड करके एक्ट है वो प्रभावी हो चुका है, जिसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया है। आप वो केस के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे वहां पर आपके ऊपर चर्चा हम अच्छे से करेंगे ही करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। परंतु इसके पहले आपको मैं एक बात हल्का सा मैं आपको एक और चीज बता ही देता हूँ। वो चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आगे के बैकग्राउंड में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इस एक्ट के खिलाफ में आपको अभी एक और पता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए और अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967, ये दो चीज के खिलाफ में अलग अलग राज्य, एक केरल और एक छत्तीसगढ़, वो पहुंच गए हैं एक आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131। क्योंकि हमारे यहाँ पर संघीय सरकार है और संघीय संविधान है, जिसमें राज्य भी होता है केंद्र भी होता है, ये बात आपको सभी को पता है। राज्य जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, केंद्र जो है वो केंद्रीय सूची पर कानून बनाता है, और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों ही कानून बनाते हैं। अगर दोनों ने कानून बनाया है
तो उसका कानून सर्वाधिक मान्य रहता है। इसमें कौन रहता है? केंद्र का कानून सर्वाधिक मान्य रहता है। परंतु अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो तो उस क्षेत्र में राज्य का कानून ही लगता है। ये बातों को थोड़ा सा क्लियर रखिए। अब क्या हुआ कि राज्य सूची में पुलिस आती है, और ये राज्य सूची में जब पुलिस आती है तो स्वाभाविक रूप से राज्य पुलिस को नियंत्रित करेगा। पर इस 2019 में जो 1967 के एक्ट में जो परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन के कारण एनआईए को, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसकी स्थापना की गई 2009 में, उसको ये पावर दी गई कि अगर किसी राज्य में किसी प्रकार की आतंकवादी घटना घटती है तो आप बिना राज्य की परमिशन के सीधे उस क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन करके अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। तो राज्य का सीधे सीधे कहना था कि भैया ये हमारे मूल क्षेत्राधिकार में प्रवेश करना है। तो मतलब ये जो आपने एक्ट पारित किया है वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, और इसलिए हम गैरकानूनी बताने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए आर्टिकल 131 के तहत कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं। तो आर्टिकल 131 है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 131 का उपयोग वहीं पर किया जाता है जब केंद्र और राज्य के बीच में, या राज्य के बीच में, या एक केंद्र है और कई सारे राज्य है, इनके बीच में मनमुटाव चल रहा है कानून को लेकर। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए राज्य तब जाता है आर्टिकल 131 के तहत। इसके अलावा 262 भी एक आर्टिकल है, जब भी केंद्र और राज्य के बीच में अगर संबंध कड़वाहट पूर्ण बनते हैं तब भी आर्टिकल 262 के तहत भी जा सकता है। पर यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो मामला आर्टिकल 131 के तहत उठाया गया उसे पुनः 266 आर्टिकल के तहत नहीं उठाया जा सकता। ये बात आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, पर बस मेरा कहना ये था कि आप आर्टिकल 131 थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है जिसमें राज्य और केंद्र से संबंधित मुकदमे ही जाते हैं। मतलब आपके और मेरे अगर कोई मुकदमा है तो आप आर्टिकल 131 के तहत नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, आप आर्टिकल 32 के तहत जाओगे या फिर आर्टिकल 136 के तहत जाओगे। ये दो बातें अगर आपको यहाँ पर दिमाग में घुस गई है तो यहीं से बातों को आपको आगे बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी। सीए के खिलाफ भी पहुंच गए थे, और सीए के खिलाफ भी जब पहुंच गए तो उसके संबंध में मामला अटका पड़ा है। पर आपको एक और केस में बता दूं, सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहले कह चुका है कि केंद्र के द्वारा बनाई गई विधि पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, और आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय रहता है, उसके द्वारा दिए गए जजमेंट जो रहते हैं वो शाश्वत रूप में वैसे ही रखे जाते हैं, और जब भी उससे संबंधित कोई मुकदमा आता है तो पूर्व में दिए गए निर्णय को ही हमेशा साक्ष्य के रूप में रखा जाता है और उसी को ध्यान में रखकर निर्णय दिया जाता है। तो ये बात भी अगर आपको पता रहेंगी तो आप वर्तमान में एमपीपीएससी से संबंधित जो केस चल रहा है जिसमें 27%, 14% का मामला चल रहा है, तो इंदिरा साहनी केस आपको सभी को पता है जिसमें 50% आरक्षण की बात बोली गई। तो यहाँ पर जजमेंट समझ में सीधे सीधे आता है कि क्या हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो हमें किस प्रकार से कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ना है। ये बातें अगर आपको क्लियर हो रही है तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को बहुत अधिक शेयर भी करिए। थैंक यू।